Hello everyone and welcome back to A classes. In this lecture we are going to discuss the mind map of our chapter organizing. चलिए देखते हैं समझते हैं चैप्टर में ऑर्गेनाइजिंग के बारे में. सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के कंसेप्ट के बारे में. ठीक है, देखिए कंसेप्ट में क्या मेंशन है कि ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस of defining and grouping the activities of an enterprise and establishing authority and responsibility relationship among them. ऑर्गेनाइजिंग को एक ऐसा प्रोसेस बताया गया है जिसमें हम चीजों को स्पेसिफिकली डिफाइन कर देते हैं. ठीक है, डिफाइन करते हैं कि हमें कैसी क्या चीज करनी है. ठीक, साथ ही साथ में हम सारी एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं. ठीक है, ग्रुप करते हैं एक सिंगल डिपार्टमेंट्स में. ठीक है, सिंगल और सेपरेट डिपार्टमेंट्स में. ठीक है, ठीक, जिसे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं. ठीक, साथ ही साथ में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को भी वहां पे मैनेज करते हैं. ठीक है, कि कौन किस पर्सन को जाके रिपोर्ट करने जा रहा है, इस चीज को भी हम वहां पे बताते हैं. तो ऑर्गेनाइजिंग, अगर हम ब्रीफ में बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में. ठीक, साथ ही साथ में हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को भी सेटअप करते हैं. अथॉरिटी किसके पास कितनी है काम करने की और कौन किस पर्सन को कहां पे रिपोर्ट करेगा. चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंस की. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तो मैनेजमेंट को सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन इंडिकेट्स, इसका मतलब है कि जब आप सेपरेट डिपार्टमेंट्स बना देंगे और सेपरेट डिपार्टमेंट्स में पर्टिकुलर एक्टिविटी किसी पर्सन को अलॉट करेंगे, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी ही किसी पर्सन को अलॉट होगी, तो वो उस एक्टिविटी को करने के दौरान बार बार जब वो रूटीन नेचर में इस वर्क को करेगा, रूटीन नेचर में अगर वो उस वर्क को करेगा, देन वो उस वर्क में क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा. ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा. वो उस वर्क में क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा. क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, यहाँ पे हर एक सबऑर्डिनेट को पता है कि वो किस सुपीरियर को जाके रिपोर्ट करेगा. ठीक है, ईच एंड एवरी सबऑर्डिनेट हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टू विच सुपीरियर ही और शी हैव टू रिपोर्ट. यहाँ पे वर्किंग रिलेशनशिप बता दिया जाता है. उसके साथ ही साथ में ऑर्गेनाइजिंग आपको हेल्प करता है प्रॉपर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की. सारी चीजें जब हम सेपरेट डिपार्टमेंट्स अलॉट करते हैं उसकी वजह से हमें इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प मिलती है. साथ ही साथ में हमारा ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंशन और ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, अब देखते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. Informal organization means interaction among people at work give rise to a network of social relationship among employees. हमारे जो वर्किंग स्टाफ हैं, जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, उनका आपस में अपने कलीग्स के साथ में जो एक इंटरेक्शन होता है, सोशल रिलेशनशिप बिल्डअप करना, जहाँ पे हम उनके हालचाल को सुनते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं, तो वो हो जाएगा एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. एडवांटेजेस क्या है, ऐसी सोशल नीड्स को पूरा करने से क्या एडवांटेजेस मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. तो पहली बात तो फास्टर नीड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, देन फुलफिल एम्प्लॉयज सोशल नीड्स. तीसरा देखते हैं फिल्स वाइड गैप ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर. फॉर्मल स्ट्रक्चर के गैप्स को भी फिल करता है. फॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या था, फॉर्मल स्ट्रक्चर में हम हर एक चीज कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं. सारी एक्टिविटी किसके अकॉर्डिंग होती है, कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग. मीन्स सारी चीजें एक प्रोटोकॉल्स में फॉलो अप होंगी ऑर्गेनाइजेशन में. आप ऐसे किसी से बात नहीं कर सकते हैं जाके. तो इन सारे गैप्स को वहां पे फुलफिल कर लिया जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, अब चलिए इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं. डिसएडवांटेजेस में पहला डिसएडवांटेज है स्प्रेड रूमर्स. कोई भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत जल्दी से फैल जाती है. आपस में कलीग्स बात करते हैं एक दूसरे से, जहाँ पे कोई प्रॉपर चैनल को फॉलो अप नहीं करा जाता. रेजिस्ट चेंजेस का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, रेजिस्ट चेंजेस का मतलब है कि हम चीजों को अपोज करने शुरू कर देते हैं.
मान लीजिए कोई नया चेंज इम्प्लीमेंट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपका एक ग्रुप बना हुआ है तो आप उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रूल्स तो हम लोग के राइट्स के अगेंस्ट में है, तो फिर वहां पे आप चीजों को जल्दी चेंजेस को अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक। पीयर प्रेशर का मतलब क्या होता है, थर्ड पॉइंट देखिए, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी आपके जो ग्रुप है, आपका जो इनफॉर्मल सेक्टर का ग्रुप है, वहां पे ग्रुपिंग में कोई भी अननेसेसरी हैबिट चल रही है, ठीक है, कोई गलत हैबिट कोई कर रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो आपका प्रेशर उस पे, जो आपके ग्रुप्स का प्रेशर होता है, वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं पड़ता जरूर है, ठीक है। और आप उसे अडाप्ट करने लगते हैं चीजों को, फिर आप भी उस संगत में आने लगते हैं, तभी कहा जाता है कि अच्छी संगत करनी चाहिए, ठीक। तो ये पीयर प्रेशर का एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले मैनेजर क्या करता है, चीजों को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। उसके बाद चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद कि हमें क्या देखिए, हमें प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग करने के बाद मुझे पता है कि कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब उस प्लान तक कैसे पहुंचना है, जो एक रोड मैप है, उसे आइडेंटिफाई करना होता है। साथ ही साथ में वर्क को डिवाइड कर दिया जाएगा सारे ही लोगों में, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, जिसे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। साथ ही साथ में उन डिपार्टमेंट्स में हम ड्यूटी असाइन करेंगे जाके, ठीक है, ड्यूटी असाइन करेंगे कि किसको क्या काम करना है। स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, किस सबॉर्डिनेट को या किस मैनेजर को या किस सुपीरियर को कहाँ पे रिपोर्टिंग देनी है अपनी, ठीक है, क्योंकि आंसरेबल तो होगा ही सब, जो भी वहां पे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर होती हैं। अब चलिए बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। यहाँ पे देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, स्क्रीन पे देखिए ध्यान से। अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब अगर मैं आपको ध्यान से बताता हूँ, तो डिसेंट्रलाइज में जो एक सेंट्रलाइज्ड पावर होती है, ठीक है, टॉप अथॉरिटीज की, वो क्या करते हैं, अपनी पावर्स को अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स के साथ में शेयर कर लेते हैं। और कौन सी पावर को शेयर करते हैं, वो रिकरिंग नेचर की, जो रूटीन नेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिसीजन मेकिंग पावर होती है, सिर्फ उन्हें ही डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में शेयर कर दिया जाता है, ताकि जो डेली बेसिस के जो डिसीजन मेकिंग है वो हम सबऑर्डिनेट्स को दे दें, ठीक। उससे क्या होगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी। तो मीनिंग देख लीजिए, इट रिफर टू द सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट वर्क to the lower level, all authority except that which can be exercised at central point। सिर्फ उन एक्टिविटीज को छोड़ के जो सेंट्रल पॉइंट पे ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, उन सारी एक्टिविटीज को छोड़ने के बाद जो भी रिकरिंग नेचर की एक्टिविटीज हैं, उन पावर्स को डेलीगेट कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ। नंबर 2, इट गिव्स रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, it helps in quick decision making, and fourth one is it develops managerial talent for the future। इसका मतलब क्या हुआ लास्ट वाले पॉइंट का, ऊपर के 3 बहुत सिंपल है। लास्ट वाले पॉइंट का मतलब ये है कि जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को एक डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हैं, तो उससे आप उनके मैनेजरियल टैलेंट को एक्सटेंड कर रहे हैं, और फ्यूचर में वो आपकी जगह पे आके जब काम कर रहे होंगे तो उनके पास एक कैपेबिलिटी होगी डिसीजन मेकिंग पावर की। देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 2 स्ट्रक्चर्स हैं आपके, पहला है फंक्शनल, ठीक, और दूसरा है डिविजनल। बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की। देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन विच डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग फंक्शंस के बिहाफ पे जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बांट दिया जाता है डिपार्टमेंट्स में, तब उसे कहा जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये। बात करते हैं दूसरे पार्ट की, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करते हैं उनके प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, टेरिटरी के अकॉर्डिंग और रीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कोई अर्बन एरियाज में आपकी ब्रांचेस हैं, ठीक है, रूरल एरियाज में है रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इस रीजन में ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बांटते हैं डिपार्टमेंट्स में अलग अलग, ठीक, तो वो होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। ध्यान से देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या लिखा हुआ है, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन्ड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहां पे हम किसी कोड ऑफ कंडक्ट को बनाते हैं, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट को बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन बिल्डअप करते हैं, ठीक है, सबको प्रॉपर चैनल पे आके काम करना है, अपनी सबकी वर्किंग स्पेस है, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, सबको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करने में बहुत ही आसानी रहेगी, हमें डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि सबको पता है कि हमें क्या काम करना है, हमारे गोल्स अचीव हो पाएंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, साथ में सब लोग एक चेन को फॉलो अप करेंगे,
चेन ऑफ कमांड को फॉलो करेंगे, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन अनइवन वे से ट्रांसमिट नहीं होगी, एक इवनली मैनर से ही ट्रांसमिट होगी। फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस देखिए इसमें क्या है। पहला डिसएडवांटेज लिखा हुआ है लीड्स टू प्रोसीजरल डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। जो भी देखिए कोई भी डिसीजन मेकिंग है, अगर उसे जल्द से जल्द करना है, बट अगर हम एक चेन को फॉलो करेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिले होगी, ठीक। दूसरा, डज नॉट अलाउ एनी डेविएशन फ्रॉम रिजिडली लेड डाउन पॉलिसीज। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि रिजिडली लेड डाउन पॉलिसीज का मतलब क्या है कि जो एक बार पॉलिसीज आपकी बन चुकी है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेविएशन को नहीं जान पाएंगे। वहां पे अगर कोई डेविएशन क्या कमी आ भी रही होगी, क्योंकि वो पहले से ही लेड डाउन है, अब सारे ही एम्प्लॉयज को उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ब्लाइंड आई से फॉलो करना है, बिकॉज बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक। तो वहां पे अगर कोई भी डेविएशन अगर किसी पर्सन ने या सबऑर्डिनेट ने पॉइंट आउट कर ली तो वो चीज वहां पे फाइंड आउट नहीं हो पाएंगी। ये डिसएडवांटेजेस का। इग्नोर साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज गैदरिंग नहीं कर पाएंगे, आपस में मिल नहीं पाएंगे, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। बात करते हैं डेलीगेशन का। डेलीगेशन की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। इट रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अभी आपने जो बात करी डिसेंट्रलाइजेशन की, सेम वही चीज है डेलीगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डेलीगेशन में क्या लिखा हुआ है, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। एक सुपीरियर जब अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स में, तो उसे ही डेलीगेशन कहा जाता है। इसके एलिमेंट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है। अथॉरिटी, इट इंप्लाइज द राइट of an individual to take decision and to command his subordinate, ठीक। अथॉरिटी हमें राइट देता है, किसी भी इंडिविजुअल को राइट देता है कि वो निर्णय ले सके, ठीक, अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड कर सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी बनती है, ऑब्लिगेशन ऑफ अ लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू डू अ वर्क, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम, कि जो भी वो काम कर रहा है उसके लिए जवाबदेही उसकी बनती है, उसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमारे मैनेजमेंट बड़ा इफेक्टिव वे से हम लोग मैनेज कर पाएंगे, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज मिलेगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, जो कि सबसे ज्यादा एसेंशियल पॉइंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या फिर मैनेजमेंट फंक्शन को वर्क करने के लिए। बिकॉज कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सबको बाइंड करके रखता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सारे ही एस्पेक्ट्स को। होपफुली आपको ये माइंड मैप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब द channel if you are new to this channel and give your feedback also. Okay. Thank you everyone.